एक अकेले मोदी 2024 में 26 विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या राहुल, केजरीवाल, अखिलेश, ममता, उद्धव और नीतीश ये सारे चेहरे एक साथ मिलकर भी हार जाएंगे या मोदी को हराने में कामयाब हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी? महाराष्ट्र की 48 सीटों पर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में दीदी का खेला होगा या मोदी की सुनामी आएगी? 543 लोकसभा सीटों का फाइनल फिगर क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब हमारे ओपिनियन पोल में हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर इसी पर हर कोई अपने ओपिनियन पोल की चर्चा कर रहा है। इसी ओपिनियन पोल की बात हो रही है। अगर आज चुनाव हो गए तो देश में किसका मैजिक चलेगा और किसके लिए ट्रेजिक खबर आएगी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते। क्या नाम? गुजरात ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी मोदी को जी भर कर वोट दिया और ओपिनियन पोल से लग रहा है कि 24 में भी मोदी के फेवर में गुजरात बम्पर वोटिंग कर सकता है। तो क्या गुजरात वाला पैटर्न दक्षिण के राज्य कर्नाटक में भी रिपीट हो सकता है? कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। ऐसे में सवाल ये है कि अगर आज चुनाव हो गए तो कर्नाटक के वोटर्स बीजेपी के खाते में कितनी सीटें डालेंगे? कर्नाटक से अभी अभी मोदी को झटका लगा है। कांग्रेस ने दमदार वापसी की है। 24 के लिए साथ आए इंडिया गुट ने पटना के बाद अपनी ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग भी इसी लोकेशन पर की है। मोदी को हटाने की कसम खाई है। और हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज चुनाव हो गए तो 24 में कर्नाटक से बीजेपी को झटका लग सकता है। 19 में 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो आइए सीधे हम आपके सामने कर्नाटक का ओपिनियन पोल रखते हैं लोकसभा चुनाव के नजरिए से। कर्नाटक की 28 सीटों में से आप देखें वोट प्रतिशत, बीजेपी को 47% वोट मिलता हमें दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिल सकता है, जेडीएस को 9% और अन्य को 4%। तो ये तीनों पार्टियां अलग अलग अगर चुनाव लड़ें, क्योंकि अभी तक जेडीएस का ग्रुप साफ नहीं है, तो ये वोट प्रतिशत आपको दिखाई देगा। और इसको आप सीटों में ट्रांसलेट कीजिए। मैं पहले आपको बता देता हूं 2019 क्या था। 28 सीटें टोटल कर्नाटक में, बीजेपी के पास 25 सीटें थी, एक उसकी सहयोगी की सीट थी, यानी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस के पास थी और 2 सीटें ऑपोजिशन के पास थी। क्या ऑपोजिशन बढ़ रहा है? सर्वे बताता है कर्नाटक में आज लोकसभा चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिल सकती हैं। 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जीत सकती है, यानी 19 के मुकाबले 5 कम। कांग्रेस पार्टी 7 सीटें यहां पर हमें निकालती हुई दिखाई दे रही है। 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को जा सकती हैं और 1 सीट जेडीएस को मिलती हुई दिखाई दे रही। तो कांग्रेस पार्टी को यहां मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी -5, कांग्रेस +6 और जेडीएस भी +1 आपको दिखाई दे रहा है। अन्य की सीट यहां से घट रही है। तो इस लिहाज से आप देखें तो ओवरऑल एनडीए की टैली में कुछ नुकसान कर्नाटक से होता हुआ यहां पर स्पष्ट हमको दिखाई देता है। बीजेपी को 5 सीटों का और एनडीए को कहें तो 6 सीटों का नुकसान होता हुआ यहां पर कर्नाटक से दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल अलायंस के न्यू एरा में जिस एक राज्य ने मोदी को सबसे ज्यादा टेंशन दिया है वो है महाराष्ट्र। अजीत पवार की शिफ्टिंग के बाद क्या हुआ? क्या महाराष्ट्र में बैलेंस मोदी की तरफ झुका या मामला कुछ और है? क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की कंबाइंड फोर्स अभी भी मोदी को चैलेंज दे सकती है? 19 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से अकेले बीजेपी को अपने दम पर 23 सीटें मिली थी। शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। उस वक्त महाराष्ट्र में एनडीए की टोटल टैली थी 41 सीट। तब शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी। मगर फिर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी गुट को ज्वाइन कर लिया, महाअघाड़ी सरकार बना ली। बाद में शिवसेना में भी दो फाड़ हो गया और अब एनसीपी भी टूट गई। शिंदे गुट और अजीत पवार कैंप अब मोदी के साथ है। अगर आज चुनाव हुए तो क्या इन तीनों का साथ आना महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर करेगा? क्या इस राज्य से मोदी के नंबर्स और ज्यादा बढ़ेंगे? जवाब महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल में है।
48 सीटों वाला राज्य है, 80 सीटों वाले यूपी के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य, इसलिए इंपॉर्टेंट है इतना महाराष्ट्र। 32% वोट बीजेपी को, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसको 7% वोट, इसको आप एनडीए में काउंट कीजिए। एनसीपी का अजीत पवार वाला धड़ा, उसमें 5% वोट, उसको भी आप इधर काउंट कीजिए, यानी 12 और 32, ये 44% वोट एनडीए का बनता है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को 16% वोट, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 16% वोट, शरद पवार साहब के पास जो धड़ा बचा है एनसीपी का उसको 13% वोट और अन्य को 11% वोट। तो यहां मामला बड़ा कांटे का है, टक्कर का है, बल्कि इनफैक्ट आप देखें तो इंडिया अलायंस का वोट एनडीए से 1% ज्यादा है। 44% वोट महाराष्ट्र में एनडीए को मिलता हुआ दिखता है और इंडिया अलायंस को 45% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपको हम सीधे सीटें बताते हैं कि ये वोट सीटों में कैसे जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 48 में से क्या है ट्रेंड सीटों का? बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर बीजेपी 20 सीटें जीत सकती है महाराष्ट्र में आज की परिस्थिति में। शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, एनसीपी अजीत पवार को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर के 24 सीटें, 48 में से 24 सीटें एनडीए जीत सकता है। और दूसरी ओर आप देखिए कांग्रेस पार्टी को 9, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 11 सीटें और 4 सीटें शरद पवार फैक्शन को मिल सकती हैं, तो वहां भी 24। बिल्कुल कांटे का मुकाबला, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला महाराष्ट्र में इस वक्त जो सर्वे हमने किया उसमें दिखाई देता है। वोट परसेंटेज में 44%, 45% और सीटों में 24 सीटें एनडीए और इंडिया अलायंस को मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अब इसकी तुलना 19 से करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए अगर एनडीए की हम बात करें, एनडीए में शिवसेना और बीजेपी थे, 25 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 23 जीती थी, शिवसेना ने 23 लड़ी थी, 18 जीती थी, तो यानी 41 सीटें थी। 41 से घटकर एनडीए 24 पर आ रहा है इस बार। और दूसरी ओर अगर आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो उनके लिए तो इस बार बम्पर है। अगर अलायंस की शक्ल में देखें तो यानी उद्धव ठाकरे को अपने दम पर अब चुनाव लड़ेंगे पार्टी टूटने के बाद, तब भी अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं। और शरद पवार के साथ भी ऐसा लगता है भी कि एनसीपी का जो वोटर था उसका सेंटिमेंट अभी भी शरद पवार के साथ काफी हद तक जुड़ा हुआ है। तो यह महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। बीजेपी की अपने दम पर हम बात करें तो 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां हो सकता है। अलायंस में जो नुकसान है उससे अलग, सिर्फ अपनी बीजेपी की सीटें महाराष्ट्र में 2019 की तुलना में 3 कम हो सकती हैं। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को यहां से एक सीट मिली थी। अगर आज चुनाव हो गए तो नतीजा यही रहेगा या दोनों में से कोई एक क्लीन स्वीप करेगा। ओपिनियन पोल से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगला राज्य आपके सामने रख रहा हूं, छोटा राज्य है लेकिन 2 सीटों वाला राज्य गोवा। गोवा की 2 सीटें अभी आप वोट शेयर में देखिए जरा, किशोर झुकता हुआ दिख रहा है गोवा की जनता का मन। 56% वोट बीजेपी को मिल सकता है गोवा में। कांग्रेस पार्टी को 35% वोट मिलता दिखाई दे रहा है आज। आम आदमी पार्टी गोवा के अंदर कदम रख चुकी है, 5% वोट आम आदमी पार्टी को भी जाता दिख रहा है, अन्य को 4% वोट। सर, एक सीट कांग्रेस के पास थी पिछली बार, 1-1 का आंकड़ा था और बीजेपी वो सीट छीन रही है कांग्रेस से। अगला राज्य पश्चिम बंगाल है, यानी ममता बनर्जी का गढ़। ममता ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त खेला किया था और 24 में मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए ही वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी है। खुद पब्लिकली ऐलान कर चुकी हैं कि 24 में मोदी को हराकर ही दम लेंगी। अगर ये मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कोई माँ बहन का इज्जत नहीं रहेगा। उसको फेंक दो, उसको फेंक दो, तब आपको शांति मिलेगा। हम कुर्सी नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। वो देश को बचने जाता है, हम देश को रक्षा करने चाहते हैं। इंडिया, let India win, let BJP lose। हिंदुस्तान, भारत जीतेगा और मोदी हारेगा और भाजपा हारेगा। यही हमारा एक ही स्लोगन है और कोई दूसरा स्लोगन नहीं है। और ये स्लोगन में हम काम करें तो हम जय बांग्ला जैसे कहते हैं। 2024 में जय बांग्ला का साथ हम दो जय इंडिया का स्लोगन भी, नारा भी लगाएंगे। ममता बनर्जी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का जो दावा कर रही हैं, क्या वाकई इस बार बंगाल में वैसा ही होगा? 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल में पिछली बार टीएमसी को 22 और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी।
2 सीट कांग्रेस ने जीती थी, यानी फाइट मोदी और दीदी के बीच ही थी। अगर आज चुनाव हो गए तो क्या बंगाल में ऐसी ही क्लोज फाइट दिखाई देगी या फिर कोई एक पार्टी बड़ा उलटफेर करेगी? दीदी का खेल चलेगा या मोदी का मैजिक बोलेगा? ओपिनियन पोल क्या हिंट दे रहा है, आपको दिखाते हैं। तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल, बीजेपी यहां बढ़ रही है या घट रही है? ममता बनर्जी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही हैं? आपके सामने वोट शेयर आने जा रहा है इंडिया टीवी CNX के देश की आवाज ओपिनियन पोल का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 37% वोट मिल सकता है, तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेफ्ट फ्रंट को 5%, कांग्रेस पार्टी को 6%, अन्य को 4%। यहां हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अलायंस हो रहा है, मतलब तृणमूल, लेफ्ट और कांग्रेस का वोट शेयर जुड़ रहा है। उस परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन दिखाई देता है और तृणमूल कांग्रेस अपने ही दम पर 48% वोट हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। बीजेपी को 37% वोट दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, पिछली बार तृणमूल के पास 22 सीट थी, बीजेपी के पास 18 सीट थी। बीजेपी बढ़ रही है या घट रही है? आपके सामने आ रही सीटें पश्चिम बंगाल की। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस एक लंबी छलांग लगाते हुए 22 से 29 पर पहुंचती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान बंगाल में हो सकता है, 12 पर आकर सिमट सकता है बीजेपी का आंकड़ा। लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाए पश्चिम बंगाल में तो 12 सीटें बीजेपी जीतेगी। 2019 में 18 सीटें जीतने वाली पार्टी को 6 सीटों का नुकसान, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट का नुकसान। 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, वो 1 सीट पर आ सकती है। अब 2 और राज्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है 21 सीटों वाला ओडिशा। 19 के चुनाव में ओडिशा से बीजेडी को 12 और बीजेपी को 8 सीट मिली थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। नवीन पटनायक की बीजेडी एनडीए गुट में नहीं है, मगर जरूरत पड़ने पर मोदी का साथ देने से भी पीछे नहीं हटी है। यानी नवीन बाबू गैर बीजेपी हैं, लेकिन मोदी विरोधी नहीं। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर आज चुनाव हुए तो ओडिशा की पिक्चर कैसी होगी? जवाब देखिए। अब मैं आपके सामने ओडिशा का सर्वे रखने जा रहा हूं। 21 सीटों वाला राज्य है और इन 21 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2019 से बेहतर कर रही है या नहीं? पहले वोट शेयर 41% वोट भाजपा को और बीजेडी को यानी नवीन पटनायक की पार्टी को 45% वोट, तो काफी नजदीक भाजपा पहुंचते हुए बीजेडी के। कांग्रेस पार्टी को 11% वोट, अन्य को 3, 41 भाजपा 45% बीजेडी। और इसको सीटों में अब जरा देखते हैं। 8 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी। इस बार अगर आज चुनाव होते हैं तो ओडिशा में लोकसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 13 सीटें बीजू जनता दल को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी वही परिस्थिति है बीजेपी के लिहाज से जो 2019 में थी। कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, अपनी स्ट्रेंथ पर होल्ड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ओडिशा में आगे भी नहीं बढ़ रही, लेकिन पैर पीछे भी नहीं जा रहे हैं बीजेपी के। पश्चिम बंगाल में जैसा हमने देखा था कि बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बचाकर रखने में कामयाब हमें होती हुई दिखाई दे रही है। और आपके सामने कंपैरिजन हम रखते हैं तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। बीजू जनता दल को 1 सीट का फायदा है, 12 से वो 13 हो गई, और कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान है। पिछली बार जो 1 सीट थी वो बीजू जनता दल के खाते में जाती हुई। 2019 में 5 सीट वाले उत्तराखंड को बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 61% वोट शेयर के साथ 5 की 5 सीटें जीती थी। क्या इस बार भी उत्तराखंड में यही रिपीट होगा? ओपिनियन पोल क्या कहता है? पहले वोट शेयर में देखिए 59% वोट भाजपा को मिलता हुआ जाता हुआ हमें दिखाई देता है, 39% वोट कांग्रेस पार्टी को। और सीटों में देखते हैं अब यहां कोई गुंजाइश लग नहीं रही। 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी स्वीप कर सकती है उत्तराखंड। लोकसभा चुनाव अगर आज होते हैं तो। और अब बारी है देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश की। 2019 में मोदी और योगी की जोड़ी ने यूपी में कमाल कर दिया था। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में कमल ही कमल खिला था। 80 में से 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें अपना दल को मिली थी, 10 सीट बसपा, 5 सीट सपा और 1 सीट पर कांग्रेस सिमटी थी। अगर आज चुनाव हो गए तो इस आंकड़े में कितना बदलाव होगा? बीजेपी और ज्यादा लीड लेगी या अखिलेश राहुल वाले इंडिया गुट को यूपी में बढ़त मिलेगी? ओपिनियन पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने हम यूपी का वोट शेयर रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वोट शेयर इंडिया टीवी CNX के सर्वे में क्या हमने पाया? बीजेपी को मिल सकता है 52% वोट। यूपी में बीजेपी
52% वोट हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी को 23% वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 4% वोट, बहुजन समाज पार्टी को 12% वोट और अन्य को 9% वोट हासिल कर सकता है। लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी 50% से ज्यादा मत हासिल कर सकती है। जो नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य दिया है अपनी पार्टी को कि सभी सीटों पर भाजपा इस बार 50% से ज्यादा वोट हासिल करे, तो यूपी में कम से कम वो 50% का टारगेट हासिल करती हुई भारतीय जनता पार्टी हमें दिखाई दे रही है। तो 70 पर बीजेपी पहुंचती दिखाई दे रही है। सबका मानना यह था कि 14 से 19 के तो ऊपर जाना ही चाहिए भाजपा को। जो 62 सीटें 19 में मिली थी उसमें 8 सीटें जोड़ सकती है भाजपा, 70 अपनी जीत सकती है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें। इसमें एक सीट किस बात को मानते हुए कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो वहां से उनको जनता वापसी करा सकती है। अपना दल की 2 सीट है और सुभाषपा की 1 सीट है, आरएलडी की इसमें 1 सीट है। तो यह आपके सामने उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो लोकसभा के तो ये 80 सीटें कैसे बढ़ सकती हैं वो आप देख रही हैं। और बसपा इस बार भी 0 है, बीएसपी इस बार भी 0 है। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर है, घटकर 4 पर आ गई। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद थे 2019 में, एक भी सांसद इस बार जीतने की हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बीएसपी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। सपा और कांग्रेस के लिए मैसेज ये है, उनके साथ आरएलडी भी है कि एक साथ मिलने के बावजूद इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई जोर गठबंधन का चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और बीजेपी अपने दम पर 70 सीटें और अलायंस के साथ 73 सीटें जीतने में सक्षम हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। 73 ये ठीक 2014 वाला आंकड़ा है। 2014 में 73 सीटें यूपी में जीती थी भारतीय जनता पार्टी में, 71 उस वक्त उसकी अपनी थी, इस बार 70। एक सीट साथी की और जुड़ गई कि वो साथी भी एक और जुड़ा है, वो है ओम प्रकाश राजभर। यानी एक तरफ वो खेमा है जो अभी भी पोस्टर ही बना रहा है, मोदी लोकतंत्र से खेल रहे हैं वाला झूठा नैरेटिव ही दिखा रहा है। इंडिया गुट में एक नहीं, पीएम के लिए कई दावेदार हैं, कई चेहरे हैं, यही कहानी सुना रहा है। हम पे तो इतनी चॉइस है, आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको तो सर वैसे नाम बता। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं, सोचो आप आपकी तरफ से बीजेपी में क्या चॉइस, बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ, हम पे तो कितने ऑप्शन है। जबकि ओपिनियन पोल बता रहा है कि अगर आज चुनाव हो गए तो 2024 में सबसे बड़ा चेहरा भी मोदी है, सबसे बड़ा सियासी फैक्टर भी मोदी है और ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 में विनर भी नरेंद्र मोदी ही है। 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए को 318 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल गठबंधन को, इंडिया अलायंस को 175 सीटें, अन्य को 50 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 318 पर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। एनडीए 300 के पार साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की परिस्थिति में भाजपा 290 सीटें जीतने की हालत में हमें दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी 52 से उठकर 66 पर पहुंच सकती है। आम आदमी पार्टी जिसका अभी केवल एक सांसद था और वो भी बाई इलेक्शन में वो सांसद जीता, वो 10 पर पहुंच सकती है। और ये नतीजा होगा अगर पंजाब और दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों का अलायंस होता है, सीट शेयरिंग होती है, तो आम आदमी पार्टी को उसका बंपर फायदा होगा। 10 सांसद जीत करके आ सकती है आम आदमी पार्टी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों का फायदा हो सकता है, जो 22 से बढ़कर 29 पर पहुंचती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन भाजपा 290 अपने दम पर 318 सहयोगियों के साथ मिलकर आज की तारीख में यह ताकत अभी भी भाजपा की है। बीजेडी 13 सीटें उड़ीसा में जीत सकती है। शिवसेना की ये जो शिंदे गुट है उसकी हम बात कर रहे हैं, 2 सीटें जीतने की परिस्थिति में इतनी ताकत भर उनकी दिखाई हमें दे रही है। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जो यूबीटी जो पार्टी है यानी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो 11 सीटें जीत सकती है। यानी शिवसेना के नाम का जो वोट है या बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो अभी उद्धव ठाकरे के साथ ही है। ये इस ओपिनियन पोल से बिल्कुल साफ हुआ है। सपा 5 से घटकर 4 पर आकर हमें रुकती हुई दिखाई दे रही है, तो सपा को भी नुकसान। आरजेडी का ग्राफ देखिए, 7 सीटें, तो आरजेडी तो 2019 से फायदे में ही है। एक भी सीट, एक भी सांसद नहीं चुनकर के आया था आरजेडी का, आज 7 सांसद जीत सकते हैं। जेडीयू को भारी भरकम नुकसान, जेडीयू 7 पर
पहुंचती हुई हमें दिखाई दे रही है। पिछली बार अलायंस के साथ, बीजेपी के साथ मिली थी, बहुत ज्यादा सीटें जीती थी, आज बार 7 सीटें जीत सकती है। AIADMK 8 सीटों पर अपना खाता खोल सकती है। ये 7 सीटों का फायदा AIADMK के लिए होगा। एनसीपी शरद पवार वाला गुट, वो 4 सीटों पर जो धड़ा है, शरद पवार वाला धड़ा है, वो 4 सीटें जीत सकता है। 1 सीट का नुकसान पिछली बार की तुलना में, और अजीत पवार अलग होकर लड़े हैं, वो 2 सीटें जीतने की हमें ताकत रखते हैं इस वक्त, ऐसा लगता है। YSRCP 18 सीटें जीत सकती है, 4 सीट का नुकसान। TDP को आंध्र में 4 सीट का फायदा, 7 सीट। लेफ्ट फ्रंट को 8 सीट, 3 सीट 19 से ज्यादा है। BRS को 8 सीटें मिल सकती हैं, ये 19 से 1 सीट कम है, और अन्य को 5 सीटें कम पिछली बार से, यानी 30 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर ओवरऑल बीजेपी को 42.5% वोट, बीजेपी को अपने दम पर 42.5% वोट है। आज बीजेपी का लगभग 37.5-38% वोट है, तो बीजेपी 4.5-5% वोट अपना बढ़ा सकती है। ये आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 24.9% वोट हासिल कर सकती है। अभी शायद 19% के करीब वोट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19-20% वोट है, और वो बढ़कर के 25% के करीब जाएगा। यानी बीजेपी भी 4-5% वोट इंक्रीज करती हुई दिख रही है, कांग्रेस भी अपना लगभग 5% वोट बढ़ाती दिख रही है, अन्य 32.6% वोट। तो यह आपके सामने ओवरऑल पिक्चर है जो अभी हमने रखी है। नरेंद्र मोदी के लिए फिलहाल कोई चुनौती नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।